प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे ना आप लोग, तो प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली कुछ जो है इफेक्ट्स बता देते हैं। मृगऋचिका दिखती है आप लोगों को, मृगऋचिका देखियो है, नहीं पता है? नहीं पता है? पता है। कब कब कैसे कहाँ दिखती है, कब बनती है? जैसे सड़क पे। सड़क पे कब बेटा? जैसे पानी चमकता है। पानी चमकता है? पानी की तरह चमकता चमकता है। हाँ। हाँ, जब बहुत तेज धूप होती है तो सड़क पे दूर देखो तो आपको कुछ पानी की तरह चमकता दिखाई देगा। वो वजह क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन। अपवर्तन में प्रकाश क्या होता है? जिस सतह पे पड़ता है उसके उस पार निकल जाता है। क्या होता है? पार निकलता है। अब जैसे, तो आइए मीडियम में बता दें आपको कि किस टाइप से निकलता है। देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। विचलित होने का मतलब समझ रहे हो? हाँ, भटक जाता है। तो कैसे भटक रहा है थोड़ा देखो, कहाँ भटक जाता है, कुछ उसके बारे में जानकारी हो बताओ बेटा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण और कौन कौन सी इफेक्ट्स हो सकते हैं? एक तो मृगऋचिका बता दिए, दूसरा पानी भरे ग्लास में पेन को डालो तो टेढ़ा दिखाई पड़ता है, सिक्का डाल दो तो पास दिखाई पड़ता है, तारे टिमटिमाते हैं। कौन सी वजह? किसका? प्रकाश का। चलिए कुछ चीजें नोट कीजिए। तो इसमें ये जितनी चीजें आपने बताया है सब नोट कर लीजिए, ठीक है? सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना, मृगऋचिका का बनना, पेन का टेढ़ा होना, ठीक है? आइए अब आपको बताते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो क्या होता है। प्रकाश सेम माध्यम में बेटा बिल्कुल सीधी चलती है। तो यहां पर हमने ले लिया एक, ये कांच का है स्लैब। कांच का स्लैब का मतलब नहीं समझ पाए? अरे ये कांच का टुकड़ा है, इतना मोटा हमने क्या ले लिया? एक कांच का टुकड़ा। ठीक, अब यहां पर प्रकाश आ रही थी, ऐसे प्रकाश ऐसे आ रही थी, कांच के आर पार निकल जाती है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था ना। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं गई। ये कैसे गई मैं वो बताता हूं आपको। मीडियम मान लीजिए कोई, जिसको हम लोग अभिलंब माना करते थे, ये अभिलंब है इसका। ये हवा है। प्रकाश कहां से आ रहा था? हवा से आ रहा था। अब हवा रेयर होगा कि डेंसर? सघन और विरल की बात करते हैं, तो विरल का मतलब हो गया जिसमें पार्टिकल छिटके हुए हों। तो हवा के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं कि कांच के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं? हवा के दूर दूर रहते हैं। तो हवा हो गई इस समय विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है ये? विरल माध्यम। कांच के पार्टिकल पास पास रहेंगे, ठोस है, तो ये हो गया बेटा सघन माध्यम, डेंसर जिसको बोलेंगे, ठीक है? सघन माध्यम। तो नोट कीजिए, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। मतलब कि ये इस रास्ते से नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, और यहां पर एक एंगल बना लेगा। एंगल बता रहे हैं, चलिए देखिए, इतना समझे? आइए, अब यहां पर आया तो अब कांच से बाहर निकलने वाला है ना। अब सघन माध्यम से कहां आ रहा है? फिर से विरल माध्यम में। किस माध्यम में आ रहा है? क्योंकि इधर भी क्या है? हवा है। विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है ये?
यहां पर फिर से खींचें, क्या खींचें, अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब खींच लिए। अच्छा, इसको जाना कैसे चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे ऐसे चाहिए, इसको जाना चाहिए ऐसे ऐसे, लेकिन जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। लिखिए, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अभिलंब, इधर ये वाला आपका हो गया अभिलंब। हाँ, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये आपतित किरण है यानी आने वाली किरण है, तो ये हो गया एंगल आई और ये वाला हो गया एंगल आर। इस वाले के लिए अगर देखा जाए तो ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। ये जो रे जा रही थी, जानी चाहिए थी, और अब ये जो यहां से जा रही है, इसके और इसके बीच में एक रिलेशन है बेटा। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। उस रास्ते तो नहीं जा पाई, लेकिन उसी के पैरेलल में चली गई। किसमें चली गई, तो इधर से आने वाली लाइट जिस रास्ते से जाना चाहती थी उस रास्ते से तो नहीं गई, लेकिन बाहर निकलने के बाद उस रास्ते के पैरेलल रास्ते से चली गई, यानी समांतर रेखा में हो गई। तो बाहर निकलने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। लाइट भी क्या होती है, समांतर होती है। चलिए, इतनी बात पता चल गई। सघन से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की तरफ जाएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी, बताइए जल्दी से। अभिलंब की तरफ। हमने क्या पूछा, हट के जाएगी। अरे नहीं, मैंने क्या पूछा पहले तो ये बताओ ना। फिर से पूछिए। फिर से पूछ लेंगे। हमने कहा बेटा जब सघन से विरल में जाएगी तो कहां जाएगी, अभिलंब के पास जाएगी या अभिलंब से दूर हो जाएगी, दूर हट के जाएगी। सही बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं। अच्छा आप बताओ, अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ जाएगी कि अभिलंब से दूर चली जाएगी, क्या बता रहा है ये, दूर। सही बता रहा है। हाँ, दूर हट के सही तो हुआ। मैंने क्या कहा, मैंने पूछा जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब के पास जाएगी, वही दूर हट के दूर। नहीं समझ पाए। चलिए लिखिए, आप लोग भी लिखो, मंद बुद्धि हो क्या सब लोग। हमने कहा बेटा जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ जाती है, समझे मेरी बात। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब विरल से सघन में जाती है तो दूर हट जाता है। कर लिए बेटा, एक बार फिर से, कहां तक नोट किए। जब विरल से सघन में जाती है तो, जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तथा जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आइए, यहां पर आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, सॉरी अपवर्तन कोण क्या है। आपतन कोण बेटा इसमें क्या है आपका, आई है। आपतन कोण क्या है, आई।
और अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तित तो यही हो रहा है ना, तो अपवर्तन कोण क्या है? इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, लिखिए, नोट कीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल स्थिरांक होता है। ठीक है, चलिए पी बनाइए। आई से पी, नहीं समझ रहे हो क्या? अपवर्तनांक बताएंगे अब हम आपको। क्या बताएंगे बेटा? हेडिंग डालिए, अपवर्तनांक। बेटा अपवर्तनांक में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, हवा में प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है? याद है? नहीं याद है? चलिए, अबे चल खड़ा हो, मऊए है इसका एकदम, तेरे को याद नहीं है क्या? बताओ इसको। 3.8 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल देखो, हवा में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी होता है, और ऐसा भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं लिखा हुआ 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात की है। कहां की है? निर्वात। निर्वात जानते हो ना क्या है? जहां पे कुछ नहीं होता। तो हवा में भी यही मान ली गई है बेटा। तो अब हम आपको अपवर्तनांक बताएंगे। क्या बताने वाले हैं? अपवर्तनांक बताने वाले हैं। क्या बताएंगे भाई? चल बता। अपवर्तनांक क्यों दादा? ये बना लिए। लाइट कहां से आने वाली है? हाँ, हवा से। ये आ गई हवा से, इनसे मिली, कह रही सीधा जाने दो, कह रहे ना हम नहीं जाने देंगे। कहें क्यों? कहें टाइट है ना, टाइट है तो हम नहीं जाने देंगे। तो कहें फिर थोड़ा भाई टाइट आदमी है कोई सघन तगड़ा, तो उससे झुक के चले जाओ, काम हो जाएगा। तो प्रकाश ने सोचा कि यार आदमी खतरनाक है, जाना भी जरूरी है, क्योंकि इसके आर पार में जा सकती हूं, तो वो झुक गई। तो जब भी कभी नरम से गर्म में जाए तो झुक जाती है। और किसकी तरफ? अभिलंब की तरफ। तो टाइट वाले में जा रही, देखो कैसे जाती है। जाना तो इसको ऐसे ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जा कैसे रही है? ऐसे जा रही है। तो ये है आपका अभिलंब। ये है आपका एंगल आई, और ये है एंगल आर। यहां पर प्रकाश की चाल है बेटा v1, और इसके अंदर प्रकाश की चाल क्या है? v2। तो अब एक अपवर्तनांक का फॉर्मूला नोट कीजिए आप लोग, लिखिए। हमने मान लिया अपवर्तनांक कितना है, तो अपवर्तनांक कितना है वो देखिए। एक फॉर्मूला लिखिए, N2 1 ऐसे, N2 1 इक्वल, पहले मीडियम में प्रकाश की चाल कैसे जा रही है? 1 से 2 में जा रही है। इधर से नहीं पढ़ते 2 से 1 में, हमेशा किधर से पढ़ते हो? राइट साइड से पढ़ते हो ना, तो राइट साइड से पढ़ना। 1 से कहां जा रही है? 2 में। तो ऐसे लिखो, प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ऐसे लिख दो, चाहे पहले माध्यम में या माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, कुछ भी लिखिए।
माध्यम 1 में, इसको माध्यम 1 मान लेते हैं। ये वाला आपका हो जाएगा बेटा माध्यम 2। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश तुम्हारे व्यवहारी नहीं है, प्रकाश में लाइट की बात कर रहा हूं। प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल हमने माध्यम 1 में बेटा मान रखा है क्या, v1 अपॉन v2। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, n21 इक्वल क्या बन गया, v1 अपॉन v2। बना कि नहीं बना, हो गया, नोट कर लिए, इरेज कर दें क्या, दूसरा बताएं। चलिए आइए, अगर हम लोग मान लें कि ये हवा है, तो यहां पर तो पता है ना आपको कि कितना होगा। इस माध्यम में प्रकाश का चाल कितना है, तेज से बोल, आप बताओ बेटा। 3 × 10⁸। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आइए दूसरा बताएं। ये फॉर्मूला नोट कर लिए हो, तो इसी को बदल दूं मैं, एक दूसरा लिखो। अब लिखने वाले हैं बेटा क्या, 1 2, यानी अब 2 से 1 में जा रहे हैं, तो फिर अपवर्तनांक कितना होने वाला। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, पहले 2 है तो पहले 2, फिर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1। नोट कीजिए, n v2 अपॉन v1। करिए, हो जाए तो बताना। चले नेक्स्ट किया जाए। चलिए एक और बात कर लेते हैं। जैसे हमने जब पहला वाला बताया था, तो उसको अलग से लिख ही देते हैं, लिख लीजिए। एक और लिखिए फॉर्मूला, अगर हवा से आ रही है, प्रकाश कहां से आ रही है, वायु से आ रही है, तब किसी मीडियम में जा रही है, कहां जा रही है, किसी मीडियम में जा रही है, तब वहां पर अपवर्तनांक क्या होगा। तो ऐसे देखो, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल अपॉन मीडियम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम बोलते हैं मीडियम को, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है वो पता है कि नहीं, 3 × 0.0 लगा लिया करो, थोड़ा अच्छा रहता है, सुशोभित। पॉइंट के बाद एक 0 लगा रहे तो फिर वो हीरो बन जाता है। 10⁸ मीटर/सेकेंड अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए इसको नोट कीजिए, बनाओ बेटा पी। बेटा देखो, ये द्रव्यात्मक माध्यम है, और किस माध्यम का कितना अपवर्तनांक है वो नोट कर लो आप लोग। वायु का कितना होता है,
1.003, बर्फ का कितना होता है 1.31, जल का होता है 1.33, एल्कोहल का होता है कितना 1.36, केरोसिन का होता है, केरोसिन जानते हो किसको बोलते हैं, मिट्टी का तेल, 1.44, और हीरा का कितना होता है 2.42। तो जितने कठोर होंगे, जितने सघन होंगे, जिसके पार्टिकल जितने पास पास होंगे, उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा प्रकाश की किरण उतनी ही अविलंब की ओर झुकेगी। यहां पर एक वर्ड आ गया एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है पता है? हाँ 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 पता है, ये सब पता है, पेग भी पता होगा, क्यों? हाँ, तो एक चीज और बता दे जो नहीं पता है, ये बेटा 80 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन के उड़ने लगती है। शराब कितने डिग्री सेल्सियस पे भाप बन के उड़ती है 80 डिग्री पे, और हम लोगों का टेम्परेचर कितना, हाँ इसीलिए पता है जब आदमी कोई पीता है तो उसके मुंह से भाप बन के उड़ के निकलती रहती है और स्मेल करती रहती है, बदबू करती रहती है, गंध आती रहती है, और जो लोग इसके चाहते हैं उनको अच्छी भी लगती होगी, यह है काद से काद पैक मिली होती तो मेरी भी जिंदगी खिली होती। लेकिन जिनको अच्छा नहीं लगता हो सके उनको वोमिटिंग हो जाए। पी समझे नहीं समझे? क्या समझे? व्हाट आई एम सेइंग? मैंने क्या कहा? मैंने कहा पी। हाँ समझदार हो तुम लोग। पढ़िए बेटा, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, हेडिंग डालिए और नोट कीजिए। सबसे पहले तो लिखिए कि लेंस किसे कहते हैं, नोट कीजिए, लिखो, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। उसके आगे लिखो द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस, इसकी डेफिनेशन नोट करो द्वि उत्तल लेंस की। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, और उसे ही हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को बेटा उत्तल लेंस भी कहते हैं, द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में द्विउत्तल लेंस पूछे तो भी उत्तल लेंस के बारे में ही लिखोगे, और उत्तल लेंस पूछे तो उत्तल लेंस के बारे में ही लिखोगे। इसने कहा कि इसका दोनों पृष्ठ क्या होता है, उभरा होता है। उभरने का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि अब तेरे चेहरे पे निखार आया है ना, पूरे बदन में अब उभार आया। तो उभरने का मतलब होना है फूला होना। ये शेप तुमने देखा होगा कहीं, कहां देखे थे? 10th में हो कि 12th में हो? 10th में हो तो आपकी बुक में होगा साइंस की, देख लेना। इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? आगे एक और लिखो, इसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। लगे हाथ, ये भी लिखते चलो। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। उसके बाद दूसरा लिखो बेटा,
लिखो, द्वि अवतल द्वारा अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा नोट कीजिए, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा, फिर से बोले क्या? हाँ लिखो, इसी प्रकार द्वि अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। यह बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। ऐसे लेंसों को अपसारी लेंस कहते हैं, द्वि अवतल लेंस कहते हैं, या फिर अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये बेटा बना लिए। आइए इनकी कुछ बातें बता देते हैं। लेंस तो है ही है, लेंस के आर पार देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आर पार देखा जा सकता है। तो देखो, ये क्या करता है और ये क्या करता है, दोनों कुछ ना कुछ करते हैं। कहते हैं कि आओ कुछ ना कुछ करा जाए। कुछ करा जाए, कैसे करा जाए? धीरे धीरे करा जाए। तो धीरे धीरे देखो ये क्या कर रहा है। ये उत्तल लेंस क्या करता है, इसको हमने कहा बेटा अभिसारी, आने वाली भिसारी, मतलब कि जितनी भी आती हैं सबको जोड़ देता है और एक ही डायरेक्शन में बेटा मोड़ देता है। नहीं समझे? क्या समझे? इसमें जितनी भी पैरेलल लाइन आती है, किरण की प्रकाश आती है, यानी कि जो कुछ भी आता है उन सबको ये एक ही तरफ मोड़ देता है। क्या कर दिया इसने? मोड़ दिया। मतलब एक ही बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित कर देता है। क्या कर देता है दादा? और इनको कहते हैं अभिसारी, सॉरी, इनको कहते हैं अपसारी। पसारने का मतलब समझते हो? पूरा पसर गया। बहुत कायदे के नाम रखे गए इनके। क्या कर गया? क्या हो गया? पूरा पसर गया। पसरने का मतलब फैल गया। तो ये भैया फैलाते हैं, इस तरह पकड़ के नहीं फैलाते कि ये लो अंदर देखो मेरे ना, जो कुछ भी आता है उसको फैला देते हैं। तो ऐसे फैला रहे हैं, देखिए फैलाते बड़े स्टाइल से हैं। ये आया ऐसे, तो ये एक इससे फैला दिया और एक को ऐसे फैला दिया। इधर से आई रे, इन्होंने कहा है यहां आओ रे, तो इनके पास जब आई रे तो किसको क्या कर दिए? पसार दिए, फैला दिए, बिखरा दिए, बिखेर दिए, छितरा दिए। इसीलिए इनका नाम हो गया बेटा अपसारी। और ये क्या कर लिए? अभी मतलब बटोर लो, सारी मतलब सबको। सारी मतलब कुछ लोग सारी का मतलब साली समझ रहे हैं। साली को भी सारी कहते हैं ना। साली किसको बोलते हैं? दुल्हन की बहन को। जो गिन्नी होती है, गिन्नी जानते हो किसको बोलते हैं? गिन्नी वाइफ को बोलते हैं। गिन्नी मतलब होता है पत्नी। तो जो गिन्नी है उसकी जो सिस्टर होती है छोटी वाली, बड़ी वाली भी चल जाती है, उसे बड़ी वाली से ज्यादा ताम झाम नहीं किया जाता क्योंकि उसके पहले से शादी हो चुकी होती है। उससे ज्यादा इधर उधर तो मर्द से बता देगी अपने कि हमको फलाने कहा था,
बता देगी ना, सही बात है। तो कुछ लोग साली को कहते हैं कि हमारी सारी आई है। कौन आई है? तो हाँ, तो सारी का मतलब सारी सारी आई है। तो जब सारी आए तो उसको क्या करे? बटोर दे, अभिकेंद्रित कर दे। तो कौन सा हो गया? उत्तल लेंस। लेकिन पसार दे तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। चलिए अवतल लेंस बनाइए। इनमें इन लोगों का एक अभिलंब भी बना लेना। ये अभिलंब मान लिया हम लोगों ने, ठीक है? क्या है ये? अभिलंब मान लिया। तो ये तो अभिलंब पे जोड़ता है, नहीं तो अभिलंब पे कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए। तो अभिलंब पे देखो जुड़ कैसे रहा है, यहां जा रहा था तो यहां से ऐसे लौट रहा था। बनाइए, चलिए नोट कीजिए। तो पैरेलल में जो कुछ भी आता है कहां पे जाता है? कहां से होकर जाता है बेटा? फोकस से होकर जाता है। नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। अरे वीडियो को पॉज करे, पॉज करो, उसके बाद में नोट करो। देखो बेटा बनाइए, फिगर बनाते रहिए भाई साथ में हमारे। ठीक है, बन गया। अच्छा, इसको जो ऊपर वाला है इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और इसको क्या कहते हैं? अभिसारी। और इनको भाई साहब को बोलते हैं अवतल। अपसारी। देखिए ये दो गोलों से मिलकर बना है। एक गोला था, इसका इतना पार्ट ये काट लिए, एक इतना पार्ट ये काट लिए, और फिर इसको काटने के बाद में ऐसे जोड़ दिए तो वो बन गए। तो ये कैसे बने? कितने पार्ट जोड़ने पे बने? पता चला ना? किसी गोले के दो पार्ट को काट कर बराबर वाले को जोड़ दिए। तो इसके सेंटर भी तो दो होंगे। जैसे अब इसका सेंटर ये है सी, तो इस वाले पार्ट का, इधर वाले का सेंटर ये हो गया। तो इधर वाले का सेंटर, इधर वाले का, ये जो गोला है इसका सेंटर ये होगा कहीं यहां। हमने इसको लिख लिया C1। क्या लिख लिया बेटा? और इस वाले का सेंटर जो इधर साइड से, उसका सेंटर इधर कहीं होगा। तो इस वाले का भी सेंटर होगा एक। तो इसको हमने क्या लिख दिया? इधर साइड, यहां कहीं पे था C2। इसी को बेटा वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। नोट कर लीजिए। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ने के बाद में ये जो आपका बना प्रकाशिक केंद्र, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको O से डिनोट करते हैं। किससे? O से। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को बेटा मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये आपका मुख्य अक्ष। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग फोकस की, तो इसके पहले क्या पढ़े थे? मिरर पढ़े थे। तो फोकस क्या होता था? पोल का इसका हाफ होता था। तो इधर आपका हो गया बीच वाला F1, और इधर क्या हो गया? ये F2। ठीक है। तो कोई भी लाइन जब आएगी, रे आएगी, पैरेलल आएगी, तो किधर से होके जाएगी? इधर वाले फोकस से होके जाएगी। और इधर से आएगी तो इधर वाले से होके जाएगी। इसमें तो आर पार देख सकते हैं ना, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, बराबर दिखेगा। आइए इसमें बात कर लेते हैं। अब इसका देखो, बना तो ये भी है उसी से ना, गोले के पार्ट से। तो इस वाले का अब इसको हमने पता है कैसे जोड़ दिया? इसको उठाए इधर लगा दिए, और इसको उठाए इधर लगा दिए, बस जोड़ दिए। तो इस वाले का सेंटर इधर कहीं होगा C1, और इस वाले का यहां कहीं होगा C2। ये बीच में जो बना ये O है, यहां पर बेटा F1, और ये हो जाएगा आपका F2।
तो ये बना लीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो ये इतनी चीज F1 और C1 किस वाले का है, ये इसमें इसका है, F2 C2 इसका है। इधर साइड C1 और F1 किसका है, इस वाले का, और इधर F2 C2 इधर वाले का। किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या नाम है, वो सब नोट कर लीजिए। बाकी अपवर्तन की बात हुई, अपवर्तन में आप लोग पढ़ोगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंबों का बनना हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।